नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट। लूसेंट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था ये जो भी अलग अलग शब्दावलियाँ हैं संविधान के से रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि बैकवेंचर किसे बोलते हैं, काकस क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो इन सबको पढ़ने के लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। इसको देखने के बाद, अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अभी पढ़ना शुरू करते हैं संविधान के अनुच्छेद के बारे में। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंतर्गत हमने लूसेंट को पूरा खत्म किया है। हिस्ट्री का लगभग 11 घंटे के आसपास का एक वीडियो कंप्लीट बना दिया है मैंने, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर उसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो कहीं भी और आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और इसी तरह से पॉलिटी भी खत्म होने वाला, तो जल्द ही पॉलिटी का भी एक कंप्लीट वीडियो आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1। ये हालांकि बहुत सारे इसमें ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको मैं आपको काफ़ी डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन हम लोग क्विक रिवीजन भी इसका करेंगे, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 1 क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लीजिए पूछा जाता है तो क्या होगा इसका। अनुच्छेद यह एक जो है यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। ध्यान रखिए, भारत देश नहीं है, ऐसा मतलब बोल सकते हैं अपन। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी कि भारत एक देश तो है अपन बोलते हैं, लेकिन वह छोटे छोटे राज्यों को मिला के बना है हमारा देश, भारत देश, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ है। समझ में आई क्या? राज्यों का संघ है मतलब ग्रुप है राज्यों का। तो यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों के प्रवेश स्थापना का प्रावधान। नए राज्यों को किस तरह से बनाया जाएगा या नए राज्यों को किस तरह से भारत में एंट्री मिलेगी अगर किसी दूसरे देश से अलग करके अपने इंडिया में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो ये सारी जो प्रावधान है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हैं। आपको सिर्फ ये अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 इनको मतलब सभी याद करना है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको स्टार लगा के बताऊंगा। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है। समझ में आई कि आपको बात? चलिए देखते हैं अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 1 हो गया राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश स्थापना का प्रावधान। ठीक। अनुच्छेद 3, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से स्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करती है? अनुच्छेद 3। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद जो है नए राज्यों का निर्माण, और ये जो होती है नए राज्यों का निर्माण कौन से अनुच्छेद के तहत करती है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और उनके सीमाओं और नए नाम उनका जो चेंजेस करती हैं राज्यों के, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5, जैसे आप सोच रहे होंगे कि 4 कहाँ गया, तो 4 यहाँ पे हैं सब, लेकिन हम सिर्फ उतने ही लूसेंट में लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे मैं उनको स्टार लगा के बताऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनते रहो और देखते रहो, ठीक है। याद होगा, एक बार में याद नहीं होता है, आपको भी पता है। काफ़ी लंबे समय से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो, और एक बार में नहीं याद होगा, लेकिन आप इसको ध्यान से धीरे धीरे करके सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बस टेंशन दिमाग में नहीं लेना है, ठीक है। अनुच्छेद 5 को देखिए। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से ही भारत में निवासरत हों, यानी कि भारत में पहले से निवास कर रहे हों, वो सभी व्यक्ति कौन होंगे? भारत के नागरिक कहे जाएंगे। यानी कि भारत की नागरिकता से संबंधित जो डिटेल है थोड़ी बहुत, ये इसमें लिखी गई है आर्टिकल 5 में, ठीक है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या है? संघ की कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति में निहित रहती है। यानी कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति जो है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंतर्गत कि ये होती है राज्यसभा, ये होती है लोकसभा, और ये होता है हमारा राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला के बनता है हमारा क्या? कार्यपालिका, ठीक है। तो ये इसमें जो सबसे हेड कौन होगा? ये राष्ट्रपति। तो यही बोला जा रहा है कि संघ यानी कि राज्य अपने देश, संघ मतलब देश, क्योंकि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक ना। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि कोई भी प्रावधान या कोई भी जो विधेयक वगैरह पारित होता है तो सबसे उसमें लास्ट में सिग्नेचर किसका चाहिए होता है? राष्ट्रपति का चाहिए होता है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है इसको। तो राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 64 से जाने से पहले एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। पॉइंट ये है कि जैसे कि आर्टिकल 53 तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित, शक्ति से संबंधित है कि राष्ट्रपति में निहित होगी।
दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो 51 है, ये 51, ठीक ना, बड़ा लिख देते हैं 51, इसको आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के। तो आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। समझ में आई क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 51। समझ में आया? आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। आर्टिकल 53 जो है राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित है, ये है। और आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका, इनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का पृथक्करण है, ये लिखा गया है आर्टिकल 50 के अंतर्गत। तो इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। 50 को भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब समझते होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो है न्यायपालिका है। उसी प्रकार से कार्यपालिका जो है क्या बोलते हैं अपन, लोकसभा, राज्यसभा, ये कार्यपालिका है राष्ट्रपति को मिला के। तो ये इनकी जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 50 के अंतर्गत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, रट लेना है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, शांति और सुरक्षा देश की, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 51 है। और आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति जो होगी राष्ट्रपति में निहित होगी, ये लिखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये तो पता ही होगा आपको, काफ़ी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होंगे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके, राज्यसभा के, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है, जो अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, उनको चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही। लेकिन राज्यसभा में चुना नहीं जाता है, वो जो उपराष्ट्रपति जी होंगे वही पदेन सभापति होंगे, यानी कि पदेन अध्यक्ष होंगे किसके? राज्यसभा के। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने पॉइंट मैं अभी तक बोल चुका हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 74। एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता या सुधार के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। समझ में आया? और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा राष्ट्रपति। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जी जो कार्य करेंगे उसके लिए वो सुझाव कौन देगा? प्रधानमंत्री जी देंगे। तो प्रधानमंत्री जी जो उनको सुझाव देंगे राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि नहीं इसमें कुछ सुझाव की जरूरत, मतलब कुछ सुधार इसमें आप करिए, तो वो फिर से बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी को, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करिए। लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि नहीं हमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो फिर जो राष्ट्रपति होंगे उसको मना नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे लिखिए, देखिए, पर पुनर्विचार, यानी पुनर्विचार प्रधानमंत्री ने कर लिया, उसके बाद उन्होंने कोई सलाह भेजा है राष्ट्रपति जी के पास, तो उसको करना ही होता है, मतलब कर ही देते हैं राष्ट्रपति। इसलिए यहाँ की जो अपने इंडिया का अपना व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री को ज़्यादा क्या मतलब मुख्य माना जाता है। समझ में आ रहा है आपको? संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति जी मुख्य हैं, लेकिन यहाँ पे जब कार्य करने की जब बात आती है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी मुख्य हो जाते हैं, इसी कारण से। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 78, ये देखो आर्टिकल 76 में क्या लिखा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन से आर्टिकल में लिखा है? 76 में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कौन करते हैं, क्या बोलते हैं, शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। आर्टिकल 78 में देखते हैं, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। यानी कि राष्ट्रपति जी कुछ पूछते हैं प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री जी को ये डिटेल जाके देनी होगी राष्ट्रपति जी को। तो ये लिखा गया है आर्टिकल 78 में, है ना। और देखो अनुच्छेद 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार उल्लेखित है। राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत मिला है? 87 के अंतर्गत। 89 में क्या है? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में, है ना। इन दोनों ही पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में आर्टिकल 89 में लिखा है। और आर्टिकल 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त बैठक। देखिए, यदि किसी अधिवेशन के संबंध में दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न होता है, यानी कि कोई विधेयक पारित करवाना है, लोकसभा में पारित हो जा रहा है लेकिन राज्यसभा बार बार रिजेक्ट कर दे रही है, या राज्यसभा में पारित हो गया है लेकिन लोकसभा बार बार रिजेक्ट कर रही है उसको,
तो उस स्थिति में संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की बैठक को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, क्योंकि मेन काम कार्य काज कहाँ होता है? लोकसभा में ही होता है। तो लोकसभा ये जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन उसकी संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। इन तीनों चारों पॉइंट को ही आपको इसके अंतर्गत आर्टिकल 108 के अंतर्गत ध्यान रखना है। और इसको इस तरह से याद रखेंगे, आपने जैसे आपको पता होगा कि माला में जो अपन माला फेरते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह लोग करते हैं, तो उसमें कितने दाने रहते हैं? 108। 108 श्लोक, श्री श्री 108 ऐसे लिखा रहता है ना। तो उसका माला में जो माला किस चीज़ से बनती है? छोटे छोटे ऐसे मोतियों से बनती है। तो वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं। 108 तो जुड़ी हुई का मतलब क्या हो गया? संयुक्त, सब संयुक्त हैं। तो इससे याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। और ये याद रखना भी है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत। तो आर्टिकल 108 जो है संयुक्त बैठक से संबंधित है, ठीक है। 110 जो है धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 110 के अंतर्गत। अनुच्छेद 111 किस चीज़ से संबंधित है? देखो, धन विधेयक है कि नहीं, एक निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं पिछले ही वीडियो में जस्ट बताया था। और आर्टिकल 111 में देखते हैं हम लोग। और धन विधेयक है कि नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। और आर्टिकल 111 में क्या लिखा है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या फिर अस्वीकृत भी कर सकता है। वह संसद के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर, यानी जो उन्होंने अध्यादेश जारी किया है उस पर पुनः विचार के लिए भेज सकता है वापस। पर यदि दोबारा वह विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति जी उसको स्वीकृत करना पड़ेगा, उसको अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि आपको पॉइंट? ये है, ये आर्टिकल 111 है। इसको ज़्यादा सर पे लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 112 में क्या है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट प्रस्तुत तो करते हैं कौन? वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन बजट किसके द्वारा प्रस्तुत करवाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। यह लिखा है आर्टिकल 112 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इन दोनों ही पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होता है कि बजट कौन पेश करता है, कौन पेश करवाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंतर्गत आपको ऑप्शन दिया है और ऑप्शन में वित्त मंत्री नहीं है तो आपको राष्ट्रपति लगाना है, ठीक है ना। और अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा पेश करवाया जाता है तो राष्ट्रपति लगाना है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री के हाथों पेश करवाया जाता है। समझ में आई कि आपको बात? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 123, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 124 में क्या है? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन कौन सा है? आर्टिकल 124 के अंतर्गत। 129 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जो उन्होंने एक बार किसी भी एक मतलब कोई, अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने एक निर्णय दे दिया कोई भी, ठीक है, जो उन्होंने निर्णय दिया है उसे एक केस के लिए, जो कि एक प्रकार का केस है, तो जब दोबारा किसी प्रकार का उसी प्रकार का सेम टू सेम केस आएगा तो उसके लिए भी सेम टू सेम फैसला सुनाया जाएगा। समझ में आई क्या? ये होता है अभिलेख न्यायालय, यानी कि जो उसका वर्डिक्ट होते हैं, जो कोर्ट का वर्डिक्ट होता है उसको नोट करके रखा जाता है, अभिलेख की तरह रखा जाता है। अभिलेख आपको पता होगा, लिखते थे पहले। उसी तरह से जो कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, यानी कि जो निर्णय आता है कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, उसको लिख के रखा जाता है कि इस केस में ऐसे ऐसे हुआ था तो इसका केस का ये निर्णय आया था। तो अगली बार जब कोई समस्या उस तरह की आती है तो उसके लिए भी सेम न्याय होगा, ठीक है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। पॉइंट ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टिकल 163 से संबंधित, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर एक मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। समझ में आया? ये राज्यपाल से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा सा अपन स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पॉइंट मैं बताता हूँ एटलीस्ट इनको स्टार लगा के उनको आपको किसी भी हाल में याद रखना है। समझ में आया? आगे देखो, अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की रचना
या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। यानी कि राज्यों में विधानसभा जो होगी, एक सेकंड, क्या लिखा है, राज्यों में विधान परिषद रहेगा कि नहीं रहेगा राज्यों के अंतर्गत, इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको राज्य की विधानसभा डिसाइड करेगी। यानी विधानसभा में अगर पारित करके ये बहुमत से पारित करके नियम बना दिया जाता है कि हम अपने राज्य के लिए विधान परिषद बनाना चाहते हैं। विधान परिषद इस तरह से समझिए जैसे केंद्र सरकार में राज्यसभा और लोकसभा होती है, तो जो राज्यसभा वाली होता है उसी तरह से इसमें विधान परिषद होता है राज्यों के अंतर्गत। जनरली सभी राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद नहीं बनाया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद है, तो उसको आपको ध्यान ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको विधान परिषद बनाना है कि नहीं बनाना है, यह कौन निर्णय लेगा, विधानसभा लेगी। ठीक है, आगे देखो, अनुच्छेद 200, राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है अथवा इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भी भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक अगर वापस फिर से राज्यपाल के पास जाता है तो इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अस्वीकृत लेकिन नहीं कर सकता है। ठीक है ना, देखिए जैसे राज्यपाल यहाँ पे अस्वीकृत नहीं कर पा रहा है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति जी भी अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा से जाता है तो उसको अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना, वही सेम चीज़ है। ये राज्य के मामले में है, वो केंद्र के मामले में, सिर्फ इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 213, राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल जो है अध्यादेश को जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा जिसको हाई कोर्ट अपन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ देश में अपने एक ही है, और जो राज्य के अंतर्गत अलग अलग हैं वो क्या है, सभी उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट हैं। और जो जिला न्यायालय होता है वो एक जिले में एक होता है। उसी प्रकार से एक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होता है और एक देश में पूरा एक हाई कोर्ट होता है, नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट होता है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 226, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां हैं। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बस ध्यान से आपको सुनते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ तक इतने अनुच्छेद हैं ना, अगर आप सबको पढ़ने लग जाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे और कर भी नहीं पाओगे इतने याद। ठीक है, अपन जो सिर्फ इंपॉर्टेंट होंगे उनको बस डिटेल में बात करेंगे, बाकी आपको सुनना है। जिला न्यायालयों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि जिला न्यायालय, जिला मैंने बताया आपको, जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल जी करेंगे। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे क्या है, राज्यपाल और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनसे डिस्कशन के बाद लिया जाता है ये निर्णय। लेकिन जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल जी करते हैं। तो दोनों पॉइंट में कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 235, उच्च न्यायालय का नियंत्रण न्यायाधीश न्यायालयों पर रहेगा। क्या लिखा है, अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा, यानी कि जो हाई कोर्ट है वह जिला न्यायालय को कंट्रोल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को कंट्रोल कर सकती है, इस तरह से। अनुच्छेद 239, इसमें क्या है, 239 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। वह उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है अलग से। अनुच्छेद 243 में क्या है, इसमें पंचायती राज एवं नगर पालिका के संगठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है। यानी कि क्या बोलते हैं अपन, नगर पालिका और पंचायत, इन दोनों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 243। इसको आपको ध्यान रखना है। 243 के अंतर्गत भी ऐसे हैं जैसे कि ABCDEFGH, हिंदी में बोले तो क ख ग घ च, इस तरह से बहुत सारा है। तो कुछ पार्ट जो हैं पंचायत से रिलेटेड हैं, उसमें से कुछ पार्ट जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो आपको सीधा याद रखना है, आर्टिकल 243 पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। आर्टिकल 243 जो है नगर पालिका और पंचायत से संबंधित है। और 245 कौन सा है, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी एक हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका
अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखो 248, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। 249 यानी कि 249, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। आर्टिकल 262, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण के संबंधी विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। यानी कि अगर एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ लफड़ा होता है नदी घाटियों के लेकर, मतलब हमारा पानी इतना परसेंटेज चाहिए, हमको इतना पानी इस नदी का चाहिए, जबकि दोनों राज्यों के बीच से होकर बह रही वो नदी, तो उसके विवाद का निर्णय कौन करेगा? संसद में होगा। ठीक है ना, पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 263 यानी कि 263, केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266, राज्य की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियाँ एकत्र रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। 67, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित करेगी। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 267, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाएगी। यानी कि आकस्मिक निधि से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 267, है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। आकस्मिक निधि से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 267 यानी 267। 275 में क्या है? केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान 275 के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखो 280 में क्या है? राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा यानी जानकारी देगा। ये पॉइंट हो गया 280 में। 200 अब 300 आर्टिकल 300 क के अंतर्गत, इसको आपको तो बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। ठीक है ना, और इसको क्या बनाया गया? वैधानिक यानी कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। तो जो मूल अधिकार पहले यह जो है ना संपत्ति का अधिकार, यह मूल अधिकार था, तो मूल अधिकार को जो है हटा करके 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में इसको हटा करके वहाँ से आर्टिकल 300 के अंतर्गत रख दिया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति के अधिकार को अब कौन से अधिकार में है ये? तो यह कानूनी अधिकार है। ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है यानी वैधानिक अधिकार है, और पहले यह मूल अधिकार था, तो मूल अधिकार नहीं है। और कब इसको हटाया गया था मूल अधिकारों से? तो 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के अंतर्गत हटाया गया था। और किस आर्टिकल में इसको रखा गया है? तो 300 के अंतर्गत रखा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हजारों बार पूछा जा चुका है अब तक, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो अनुच्छेद 312, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करी जाएगी। यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की जाएगी? 315 के अंतर्गत की जाएगी। अनुच्छेद 324, चुनावों के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित होती हैं। यानी चुनाव करवाने के संबंधी सभी जो शक्तियां होंगी चुनाव आयोग में नियुक्त होंगी, यह लिखा गया है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। और संघ लोक सेवा आयोग का कौन से इसके अंतर्गत है ये? तो ये है आपका 315 के अंतर्गत, है ना। आगे देखो अनुच्छेद 326, लोकसभा तथा विधान सभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। 330 आर्टिकल 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण है। और 331 के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे तो इसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर जब लगेगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो ये राष्ट्रपति जी नियुक्त कर सकते हैं। लोकसभा और क्या लिखा है? लोकसभा में मनोनयन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रावधान है यह भी हटा दिया गया है, नहीं कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनयन अब राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं।
ठीक है ना, ये अभी हट गया है, तो इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। पहले था ये प्रावधान। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 332 के अंतर्गत है। 333 में क्या है? आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का जस्ट सेकंड राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, यानी कि 340 जो है अनुच्छेद ये ओबीसी से संबंधित है, यानी राज्य पिछड़ा आयोग, पिछड़े वर्ग का जो आयोग बनाया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ओबीसी से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। ध्यान रखिए, आधिकारिक भाषा लिखा है, अभी विवाद हुआ था इस पर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है आधिकारिक भाषा है, राज्य भाषा है, नहीं सॉरी, आधिकारिक भाषा अलग होती है, राष्ट्रभाषा अलग होती है। तो आधिकारिक भाषा है हिंदी, और इसका जो लिपि है कौन सी है? देवनागरी लिपि, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। संघ की राज्य भाषा आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 247 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों या उसकी आकांक्षा करते हों तो उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इस अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। क्या पॉइंट बोलना चाह रहा है? यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उसकी आकांक्षा हो कि उन लोगों की आकांक्षा हो कि उनकी द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुशंसा राष्ट्रपति जी को वो लोग दे सकते हैं आर्टिकल 347 के अनुसार। और आर्टिकल 351 में क्या लिखा है? 351 में यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, यानी कि सभी लोगों को हिंदी समझ में आ सके, इस तरह का काम किया जाएगा। संघ का यह कर्तव्य होगा। आर्टिकल 351 के अंतर्गत हिंदी से संबंधित है, इसको आपको सीधा बस इतना ही ध्यान रखना है। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352, 356 और 360 ये आपको तीनों बिल्कुल याद रखने हैं। ध्यान से सुनिए, ये मैं हालांकि बता चुका हूँ आप लोगों को बहुत कई बार। नेक्स्ट इसको देखो ध्यान से, आर्टिकल 352 को पढ़ते हैं अपन। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत यदि वह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध वह आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है, यानी भारत की सुरक्षा अगर खतरे में लगती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, ठीक है। और 356 के अंतर्गत क्या लिखा है? यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन अलग है और ये इमरजेंसी वाला क्या बोलते हैं अपन इसको? इमरजेंसी ही बोलते हैं। आपातकाल अलग होता है, राष्ट्रपति शासन अलग होता है। राष्ट्रपति शासन जो होता है ये राज्यों में लगाया जाता है, और जो राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंतर्गत लगाया जाएगा और आपातकाल पूरे देश के अंतर्गत लगाया जाता है। जब किसी देश कोई दूसरा देश इंडिया पे अगर हमला कर देता है या इंडिया किसी दूसरे देश पे हमला करता है, लड़ाई जब हो जाती है या फिर कोई सैन्य विद्रोह हो जाता है देश के अंतर्गत ही, उस स्थिति में क्या होता है? आर्टिकल 352 को लगा दिया जाता है, यानी कि इमरजेंसी लगा दी जाती है, यानी कि आपातकाल को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत है। और 356 के अंतर्गत जो होता है किसी भी राज्य के अंतर्गत लगाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री होंगे उनका पावर पूरा छीन लिया जाता है और वहाँ पे राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से नियम कानून लागू करते हैं। समझ में आए? केंद्र सरकार लागू करती है, ऐसा समझ सकते हैं। आर्टिकल 360 यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल का मतलब यह है कि राष्ट्रपति यह जब समझेगा कि भारत या पूरा देश या फिर किसी राज्य के अंतर्गत कहीं पे भी वित्तीय अस्थिरता पैदा हो रही है, यानी कि पैसे की कमी हो रही है, कोई राज्य अपना संभल नहीं पा रहा है, अच्छे से चल नहीं पा रहा है, उस स्थिति में वहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। और अगर इस देश के स्तर पे है तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति जी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है।
352, 356, 360 तीनों ही 4-4 के अंतराल में है। 252 में 4 जोड़ोगे 56 आएगा, 56 में 4 जोड़ोगे 360 आएगा। समझ में आया? 352, 356, 360 इन तीनों को याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जितना भी हमने पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 365। यदि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति में नहीं है और वहाँ राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आर्टिकल 365 में ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 368 बहुत ही मस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल 368 आपको ध्यान रखना है, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार। ये जो है दक्षिण अफ्रीका के देश के प्रावधान से लिया गया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से इंस्पायर्ड ये लिया गया है। अपने अपने जब हमारा इंडिया का संविधान लिखा जा रहा था तो उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया था कि कभी अगर मान लीजिए संविधान में संशोधन करना गया हुआ अपने को कभी, तो कैसे करेंगे, तो ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर मैंने ये भी एक वीडियो बनाया है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में डली हुई है वीडियो, आप देखिएगा उसको। वहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं, ठीक है, आपको भी पता होगा ये चीज़। अनुच्छेद 360 ये समझ में आया। 368 के अंतर्गत क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है 368 के अंतर्गत। 360 में क्या, 370 में क्या है, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थिति का वर्णन है। हालांकि इसके कुछ पार्ट को अभी रिमूव कर दिया गया है, मोदी जी द्वारा किया करवाया गया था, मतलब मोदी गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा 2019 के आसपास अगस्त में। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, तो पता ही होगा आपको। 371 कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। इन राज्यों में राष्ट्रपति बोर्ड है, कहने का मतलब विकास के लिए अलग से राष्ट्रपति बोर्ड की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 394 का, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया जाएगा, यह लिखा गया 394 का के अंतर्गत। 395 आर्टिकल नंबर 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को इसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। ये कुछ पॉइंट थे संविधान से रिलेटेड, ये कुछ आर्टिकल थे। ये इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं पहले बता दूं। अगर आपने लूसेंट पूरा पढ़ा है तो शुरू से अगर आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैंने जो अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो अगर आप शुरू से पाठ को पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे आर्टिकल जो हैं इसके अंतर्गत मिसिंग हैं, ठीक है ना। तो उन सबको भी आपको याद रखना है, और कौन कौन से भाग में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और कौन कौन से चीज़ों से रिलेटेड हैं, उनको सबको आपको याद करना है। सिर्फ इतने के भरोसे नहीं रहना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो पूरी प्ले लिस्ट की वीडियो इस वीडियो के लिंक में डली हुई है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे संविधान में किए गए प्रमुख संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हम लोग काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रही, कैसा लग रहा है। और इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।